नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहला आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक है। तो सबसे पहला आप देखो, एक जो बालक होती है ना, तो उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, तो जितने भी प्रकार के विकास होते हैं ना, तो उसको ना प्रभावित करने वाले बहुत से ऐसे कारक हैं जिसके कारण ना बालक को ना अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब उसके जो वातावरण हो, चाहे वंशानुक्रम हो, उसको अलग अलग कारकों के कारण ना बालकों की जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। तो इसके बारे में ना मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ना 25 से 30 आप लोगों को MCQ कराऊंगा। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पहले थ्योरी को पढ़ना है और जो जो मैं नोट करने को बोलूँगा सारा चीज़ को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आप लोगों को ना शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम से कम 2-4 दिन पहले आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी ना अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, और मैं जो जो बताऊंगा केवल उन्हीं को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि देखो ये जो क्लास है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है। वजह यह है कि मेरा फ़ोन जो है वो किसी कारणवश ख़राब हो गया था ना, तो इसीलिए क्लास नहीं आ रहा था। अब इन सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया गया है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग ना इसकी थ्योरी को पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो टॉपिक है उसको देखो, वंशानुक्रम का विकास पर प्रभाव। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ना, बालकों की जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले ना मुख्यतः दो जो कारक है जो महत्वपूर्ण तरीके से ना जिम्मेदार है बालकों के विकास के लिए, मतलब उसको विकास को प्रभावित करने के लिए। सबसे पहला जो कारक है वो वंशानुक्रम है और दूसरा जो कारक होगा वो आप लोगों का वातावरण है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें वंशानुक्रम जो है ना, जिसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, तो वो किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले आप लोग थ्योरी को पढ़िए। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिसमें कुछ प्रभाव निम्नवत हैं। तो आप लोग ये डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला ये जो वंशानुक्रम है, अगर मैं आप लोगों को सबसे पहला वंशानुक्रम को समझाऊं कि एक्चुअल में वंशानुक्रम है क्या ना, मतलब जो हेरिडिटी है वो है क्या एक्चुअल में ना, तो आप लोगों के माता पिता से जो आप लोगों की जो जीन होती है, जो उसकी आदत होती है, जो हैबिट होती है, जो उसकी जो अलग अलग प्रकार की जो हैबिट होती है, वो अगर उस बालक में आता है ना तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊँ ना, कि मान के चलो किसी के पिताजी जो है ना वो डायबिटीज़ के शिकार है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि बाद में उसका जो बालक है उसको भी डायबिटीज़ हो जाए। मान के चलो कि किसी के पिताजी को चश्मा लगा हुआ है बहुत ही कम उम्र में, तो ये भी हो जाता है कि उसके बालक को भी चश्मा लग जाए। सबसे जीता जागता सबूत आप लोगों को ये देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्योर वाइट होते हैं, एकदम विदेशी की तरह, है ना। उसके बाल भी, उसके पूरे जो बॉडी होते हैं पूरा वाइट के वाइट होते हैं। और उसका जो हेरिडिटी है, मतलब उसका जो वंशानुक्रम है ना, वो उसके बालक में, उसके जो बच्चा है उसको भी देखा जाता है कि जिसके पिताजी प्योर वाइट है ना, उसके पुत्र भी सेम टू सेम उसी की तरह हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कहलाता है वंशानुक्रम। आप लोगों को वंशानुक्रम समझ में आया ना। चलिए, वंशानुक्रम के साथ साथ क्या क्या इसमें प्रभावित करता है बालक के विकास को, ये जान लीजिए। बुद्धि प्रभावित करता है, मतलब वंशानुक्रम के कारण ना बुद्धि प्रभावित होता है। मान करके चलो किसी के पिताजी मंद बुद्धि या कम जानते हैं वो होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसका जो बालक है सेम वैसे भी होता है। ठीक है, जनरली नहीं होता लेकिन उसी के कैटेगरी से आता है वो भी। ठीक है, वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मूल शक्ति आ जाएगा, व्यावसायिक योग्यता आ जाएगा, शारीरिक लक्षण भी आ जाएगा, बुद्धि भी आ जाता है, प्रजाति की श्रेष्ठता आ जाता है, सामाजिक स्थिरता आ जाता है और चरित्र आ जाता है। इन सारे तरीके से ना जो बालक के विकास है ना उसको प्रभावित करता है, इन सारे तरीकों से। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप लोगों को नोट करके रखना है ऐसे कोटेशन को। ठीक है, चलिए एक इसमें लाइन दिया गया है, मतलब ये बुद्धि पर प्रभाव करके ना, ये जो गोडार्क करके एक मनोवैज्ञानिक है ना उसके बारे में जान लीजिए। इन्होंने क्या कहा है, मंद बुद्धि के माता पिता की संतान मंद बुद्धि की तथा तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की होती है। मतलब ये जो मनोविज्ञान है उन्होंने भी सेम कहा है कि अगर किसी के माता पिता मंद बुद्धि
बुद्धि है तो उसके बालक भी जनरली मंदबुद्धि हो जाता है। और अगर किसी का माता पिता जनरली ना तीव्र बुद्धि वाला है तो उसका संतान भी तीव्र बुद्धि वाला हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया ना कि वंशानुक्रम क्या होता है। चलिए उसके बाद ना हम लोग ना वातावरण क्या होता है इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। वातावरण का विकास पर प्रभाव, तो मतलब ये है कि वातावरण का ना विकास पर किस प्रकार से प्रभाव होता है। सबसे पहला इसको थ्योरी को पढ़ लो, फिर मैं अपने शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। बालक के विकास में वातावरण पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके व्यवहार, मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव निम्नवत है। तो कैसे वातावरण का प्रभाव पड़ता है ये जान लो। सबसे पहला आप लोग ये जो डायग्राम है उसको देखो। सबसे पहला ये वातावरण में अगर बालक जिस वातावरण में रहेगा उसके अनुसार उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी शारीरिक विकास पर पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा और उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, और साथ ही साथ सामाजिक स्थिरता और मानसिक विकास पर भी ना वातावरण के कारण ना किसी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं आप लोगों को ना अपने शब्दों में वातावरण का किस प्रकार से बालकों में प्रभाव या विकास में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ये आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक माता पिता के मान के चलो 2 संतान है, जुड़वा संतान, ठीक है। एक संतान को मैं ले जाता हूँ गांव पे और गांव के रहन सहन पर उसका परवरिश करता हूँ, उसके वातावरण पे करता हूँ। और सेम उसका जो जुड़वा दूसरा जो उसका जो भाई होगा ना उसको मैं शहर में ले जाता हूँ, मतलब जैसे कि बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, ऐसे शहर में उसकी परवरिश कराता हूँ। तो वातावरण के कारण जो बालक केवल अगर गाँव में रहेगा तो वो केवल क्या जानेंगे, खेती बाड़ी के बारे में जानेंगे और उसके जो आसपास की जो वातावरण है उसके बारे में जानेंगे। और उसी प्रकार से जो बालक शहर में रहा है वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगा, मतलब अनेक प्रकार की उद्योग, टेक्नोलॉजी या अलग अलग जो मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बात करेगा। तो इसके सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शारीरिक सारी तरीक़ों से इसका जो प्रभाव है वो बालक में दोनों में ना अलग अलग पड़ेगा। और दोनों बालक को एक साथ ले आओगे तो क्या इसमें समानता रहेगा, क्या नहीं रहेगा ना। एक बालक का विकास बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ, डिफरेंट वातावरण में हुआ, तो एक बालक आप लोग देखोगे तो होशियार टाइप से होगा और जो दूसरा बालक खुद देखोगे तो वो थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप से, थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा घबराहट इसमें देखा जाएगा जो गाँव के बालक है उसमें। तो ये जो वातावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब अलग अलग प्रभाव पड़ता है वातावरण के कारण बालकों में। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना कि वातावरण किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। तो चलिए परीक्षा उपयोगी तथ्य को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोगों के मन में हजारों प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, चाहे वो सीजी टेट कैसे क्वालिफाई करे, चाहे हमें भविष्य में मुझे और क्या करना चाहिए, या मुझे अनेक प्रकार के आप लोगों को सवाल आ रहा होगा ना। और इसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दूँ ताकि आप लोग इस प्रकार के सवाल का जवाब जानो और पर्सनली तौर पर आप किसी भी प्रकार के सजेशन लेना चाहती हो ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बाय MD धीवर करके है ना। तो वहाँ पास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पास ना फ़ोनपे का स्कैनर होगा ना, तो वहाँ पास आप लोग केवल 200 रुपये का आप लोग फ़ोनपे कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना मेरा जो इंस्टाग्राम ID है उसमें आप लोग इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं अपना जो ना पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर ये नहीं करना चाहते ना तो आप लोग डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कीजिएगा कि आप अपना फ़ोनपे का नंबर दीजिए बोल कर ना, तो मैं दे दूंगा। तो वहाँ पास आप लोग फ़ोनपे करके मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हो। देखो मैं अपना जो पर्सनल नंबर है वो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे सवाल के लिए आप लोग मेरे को कॉल करोगे ना, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को ना ये जो 200 का जो क्राइटेरिया है वो रखा हूँ और 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग CG टेट का जो एग्ज़ाम भी अगर दिलाओगे ना उसके लिए कोचिंग करोगे तो आप लोगों से 8 से 10 हज़ार लेने वाले हैं, उसके सामने तो ये 0% भी नहीं है आप लोगों का, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर 200 रुपये पे करोगे तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा और आप लोग किसी भी प्रकार से कभी भी आप लोग ना मेरे से बात कर सकते हो, कभी भी किसी प्रकार की सजेशन लेना हो। जिसको ज़रूरत है केवल ये उन्हीं के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपना जो है ना लिंक है वो डाल दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। या उसके अलावा जा करके डायरेक्ट आप लोग ना इंस्टाग्राम ID पर भी मैसेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने पे आते हैं। आप लोगों की इच्छा है वो
लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा तो भी मैं आप लोगों को नॉर्मल जवाब दे दूंगा। चलिए अब हम लोग ना परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो केवल ध्यानपूर्वक सुनो और समझने की कोशिश करना, मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरचना ट्रांसमिशन से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। दूसरा को पढ़ो। वातावरण एनवायरनमेंट का तात्पर्य व्यक्ति में उन सभी तरह की उत्तेजनाओं सिमुलेशन से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है। थर्ड को पढ़ो। 1950 ईस्वी में वैज्ञानिकों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन में मुख्य रूप से 2 जैविक अणु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। जीन द्वारा अनुवांशिक गुणों का संरचना होता है, मतलब जीन के द्वारा ना अनुवांशिक जो गुणों है ना उसका संरचना होता है, ये इसमें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानव जीवन की शुरुआत एक गर्भिक अणु फर्टिलाइटेड एग से होता है। एक गर्भिक अणु में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य संयुक्त कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम माँ से तथा 23 क्रोमोसोम पिता से मिलते हैं। तो ये जो लाइन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। क्रोमोसोम में एक ही विशेष संरचना स्ट्रक्चर होता है जिसे जीन कहा जाता है। इस जीन द्वारा माता पिता या अपने पुरखों के द्वारा अपने शिशुओं में आते हैं। नेक्स्ट को उसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता एवं वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की आनुवांशिकता एवं वातावरण से अच्छी तरह से परिचित होने पर शिक्षक बालकों के बौद्धिक विकास, समायोजन तथा अनुशासन संबंधी समस्याओं को हल करने में समर्थ रहते हैं। मतलब जो एक शिक्षक है ना, वो जो बालक के विभिन्न प्रकार की जो उसका वातावरण, मतलब किस वातावरण से जो बालक है वो आता है, उसका आनुवांशिकता कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब जान जाता है एक शिक्षक ना, तभी वो शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से उस बालक को पढ़ा सकता है। तो इसलिए एक शिक्षक होने के नाते ना ये सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। आनुवांशिकता के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसे मेंडल ने अपने शोध के आधार पर प्रतिपादित किया था। मतलब आनुवांशिकता के जो नियम है वो उसे किसने प्रतिपादित किया है, तो आनुवांशिकता के नियम को मेंडल नामक जो वैज्ञानिक है उसने प्रतिपादित किया। ये नोट करके रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आनुवांशिकता के नियम से यह पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्तियों में गुणों में विभिन्नता क्यों और कैसे होती है। नेक्स्ट को पढ़िए। मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट को पढ़िए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में आनुवांशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब व्यक्तित्व जो है ना लोगों की ना, और उसकी जो बुद्धि है ना उसमें आनुवांशिकता का और वातावरण का ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए तो आप लोगों को केवल ना इतना ही थ्योरी पढ़ना था। अब हम लोग ना इसका जो एमसीक्यू करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को और डिस्क्राइब करके बताऊंगा, मतलब विस्तार पूर्वक आप लोगों को ना सभी प्रश्नों को बताऊंगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक समझाऊंगा इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम या ऑप्शन डी युयुत्सा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और आप लोग देखिएगा इसमें जितने भी प्रश्न है ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जितना भी प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं। तो सबसे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। मैंने आप लोग को थ्योरी में ही बताया था ना वंशानुक्रम और वातावरण करके। तो वंशानुक्रम जो है ना वो व्यक्ति का ना जन्मजात गुणों का योगफल है। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था ना कि किसी के पिताजी को अगर डायबिटीज़ है या उसके आँखों में चश्मा लग गया है, तो ज़रूरी है कि उसके जो बालक है ना वक्त के साथ उनको भी
भी उसके आँखों में चश्मा लग जाएगा या उसको भी डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऐसे जन्मजात हो जो होता है ना, मतलब जो जन्मजात जो गुण मिलता है ना, उसे हम लोग वंशानुक्रम के अंतर्गत लेते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है, मतलब किसने दिया है आप लोगों को ये बताना है। एटलीस्ट गेस कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊंगा। ऑप्शन ए लैमार्क का, ऑप्शन बी हैरिसन का, ऑप्शन सी डार्विन का या ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी डार्विन का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, मतलब ये जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ना, तो इसका सिद्धांत किसने दिया ये बोला है, तो डार्विन ने दिया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लो। इस टॉपिक पर ये जो डार्विन है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन का जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब भी जस्ट थ्योरी में आप लोगों को बताया हूँ, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है 23 जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य उपयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो सामान्य जो संयुक्त कोशिका है उसमें 23 गुणसूत्र के जोड़े ना होते हैं जी, टोटल जो होता है वो 46 होता है। आप लोगों को अभी जो थ्योरी है उसमें बताया था ना कि माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र मिल करके एक बच्चे का जन्म होता है, पूरी तरह से वो विकसित हो पाता है। मैंने आप लोग को बताया था ना अभी थ्योरी में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, 10वीं विज्ञान में भी इसका टॉपिक है आप लोगों का, है ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए XX गुणसूत्र, ऑप्शन बी XYY गुणसूत्र, ऑप्शन सी XXX गुणसूत्र या ऑप्शन डी X गुणसूत्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, ईजी है जबकि अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है XX गुणसूत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक सामान्य पुरुष है ना उसमें XY ही गुणसूत्र होते हैं, और अगर पुरुष का X और महिला का जो X वो मिलेगा ना, तो आप लोग को पता होगा कि उसमें लड़की होता है, और पुरुष का Y और महिला का जो X मिलता है तो लड़का होता है। आप लोगों को इसके बारे में 10वीं में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य जो महिला है ना उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप लोगों से अलग अलग तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक जो सामान्य पुरुष है उसका Y और एक जो सामान्य महिला है उसका X, दोनों के मिलने पर बालिका का जन्म होता है या बालक का जन्म होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, है ना। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XP, ऑप्शन सी XY या ऑप्शन डी CX। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब भी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ यार, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी XY करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। तो अभी आप लोगों को बताया हो ना कि एक जो पुरुष है उसमें क्या पाया जाता है, तो X और Y पुरुष में पाया जाता है, और एक जो महिला है उसमें क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। और बताया हूँ मैं आप लोगों को कि एक जो पुरुष है उसका Y और एक जो महिला है उसका X, तो Y और X मिलकर क्या बनाता है, ये लड़का को जन्म देता है। और एक जो पुरुष है उसका X मिल जाए और महिला है उसका भी X मिल जाए तो फिर लड़की का जन्म होता है। आप लोगों को बताया हूँ इसके बारे में अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 4 में।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। पूरी तरह से आप लोग समझिएगा, ठीक है, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। अब प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवंशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, या ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप सीटेट में पूछा गया प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है आनुवंशिकी एवं वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण जो विवाद है वो आनुवंशिकी एवं वातावरण के बीच में है। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो जो कारक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोल करके। पहला आनुवंशिकी हो जाएगा मतलब हेरिडिटी हो जाएगा, और दूसरा वातावरण मतलब इन्वायरमेंट हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को थ्योरी में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है? ऑप्शन ए प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी सीखने का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य का नियम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समानता का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है। तो वंशानुक्रम संबंधी ना टोटल 6 प्रकार के नियम बताए गए हैं। तो कौन कौन सा नियम है ना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वंशानुक्रम के ना मुख्यतः 6 प्रकार के नियम है। सबसे पहला समानता का नियम, दूसरा जो होगा मित्रता का नियम, तीसरा जो होगा प्रत्यागमन का नियम, चौथा जो होगा चयनित गुणों का नियम, और पांचवा जो होगा वो मातृ पितृ पक्ष का नियम, और छठवां जो होगा वो संयोग का नियम। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। पहला समानता का नियम हो जाएगा, दूसरा जो होगा मित्रता का नियम, तीसरा प्रत्यागमन का नियम, चौथा चयनित गुणों का नियम, पांचवा मातृ पितृ पक्ष का नियम, और छठा जो होगा वो संयोग का नियम। 6 प्रकार के जो वंशानुक्रम है ना उसके नियम है, मतलब वंशानुक्रम संबंधी 6 प्रकार के नियम है। इसमें जो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए सी जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। समानता का नियम जो है ना वो वंशानुक्रम के नियम से संबंधित है। बाकी 6 प्रकार के नियम को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी विभिन्नता, ऑप्शन सी प्रत्यागमन, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। अब भी जस्ट आप लोगों को 6 प्रकार के नियम बताया हूँ, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा का जो नियम है ना वो वंशानुक्रम के नियम में नहीं आता है, आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोग को 6 प्रकार से जो नियम है वंशानुक्रम का वो बता दिया था, जिसके अंतर्गत समानता का नियम आ जाता है, प्रत्यागमन का नियम आ जाता है, और भिन्नता का भी जो नियम है ना वो भी ये 6 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसका जो सिनोनिम्स है ना वो इसमें आता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अभिप्रेरणा का नियम है ना वो इसमें नहीं आता है। अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन से आप लोग को क्या होता है, जी हाँ, आप लोगों को किसी कार्य को करने के लिए ही आप लोग को मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा ना मिलता है। तो ये अभिप्रेरणा का नियम वंशानुक्रम में नहीं आता है, ठीक है, मतलब उसके नियम में नहीं आता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, या ऑप्शन डी वॉल्सन सिंड्रोम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है डाउन सिंड्रोम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाता है। तो 21वें जो गुणसूत्र है ना उसके अलग ना हो पाने के कारण ना डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम क्या है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बालक ऐसे हैं जिसके ना थोड़ा सा जो शारीरिक बनावट है वो अलग हो जाता है। मतलब ये ऐसा है कि किसी का हाथ तो आप लोगों ने 2 से 3 देखा होगा, किसी का जो उंगली है
5 से 6 हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग जो सिंड्रोम हो जाता है ना, मतलब माता पिता की जो गुणसूत्र है ना वो प्रॉपर 23 गुणसूत्र ना मिल पाने की, या एक्स्ट्रा जो गुणसूत्र है ना वो 46 के बजाय 47 अगर हो जाता ना, तो किसी प्रकार की ना जो बालक है उसमें ना सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, मतलब किसी प्रकार की विकार उसमें उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। 21वें जो गुणसूत्र है उसके अलग ना हो पाने के कारण जो होता है वो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए गैसल ने, ऑप्शन बी गाल्टन ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर माथुर ने। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी टर्मन ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो बुद्धि पर जो वंशानुक्रम है ना उसका प्रभाव होता है वो टर्मन ने कहा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टर्मन जो है करेक्ट हो जाएगा। और किसी भी माता पिता के ना उसके बालक पर उसका जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी हार्मोन्स, या ऑप्शन डी समाज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जो आँख के रंग आप लोगों ने देखा होगा, कई जो लोग होते हैं उसकी आँख का रंग एकदम नीला होता है, या किसी का थोड़ा अलग टाइप से होता है, तो उसका जो कारण है ना वो आनुवंशिकता होता है। मतलब उसके माता पिता के आँखों का जो रंग अगर कि नीला होगा ना, तो ज़रूरी है कि उसके जो बालक है उसका भी आँखों का रंग नीला हो जाएगा। किसी को देखोगे प्योर काला रहता है, तो उसी प्रकार से उसके बालक का भी एकदम काला हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझना है कि जो आंखों का रंग जो डिसाइड होता है ना वो आनुवंशिकता के कारण होता है। मतलब उसके माता पिता की आंखों का रंग जैसा होगा सेम टू सेम उसके बालकों का भी होगा, तो वो आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी के कारण होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धि लब्धि IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। या ऑप्शन डी विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो इजी है ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही समझाया था ना कि जो बालक के विकास को या विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो 2 प्रकार के कारक है। पहला आनुवांशिकता हो जाएगा और दूसरा वातावरण हो जाएगा। आनुवांशिकता जो है वो व्यक्ति की शारीरिक बनावट को भी डिसाइड करता है। आप लोग देखे होंगे कि जो जंगलों में जो अधिकतर जो लोग होते हैं वो हेल्दी ज़्यादा होते हैं और जो लंबे होते हैं और काले होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वही अगर शहरी में होते हैं तो थोड़े से कम आयु जीवन जीते हैं, क्योंकि यहाँ धूल प्रदूषण के कारण तो उसके जो बॉडी है उसको प्रभावित कर रहा है कि नहीं जो आनुवांशिकता और वातावरण है वो खान पान की वजह से भी होता है ना, उसके गुणों की वजह से भी होता है ना। तो कौन सा कथन सत्य है बोला है तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के दोनों ना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना, उसके प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनास्टासी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रॉस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये जो बोला है ना वो रॉस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिए, ऐसे कथन को पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़क पूजा स्थल या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत ना पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते व संस्कृति भी आता है और मकान सड़क और पूजा स्थल भी आ जाता है। पर्यावरण बोला है जी, तो पर्यावरण के अंतर्गत सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, केवल पेड़ पौधे ही पर्यावरण नहीं कहलाता है। ठीक है, मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़े से बड़े जो चीज़ है ना वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आ जाता है। जो हमें प्रभावित करता है वो सारे के सारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार या ऑप्शन डी पशु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का ये आंसर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जैव अजैव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है बोला है, प्राकृतिक बोला है जी, तो प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव दो प्रकार के पर्यावरण सम्मिलित होते हैं। एक वह पर्यावरण होगा जो जैवित है, मतलब जो जीवित के अंतर्गत आते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारा चीज़ आ जाएगा। और अजैव में वो सारा चीज़ आ जाएगा जैसे कि लकड़ी वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो आपके आसपास जो दिखता है ना निर्जीव वाला, वो आप लोग का अजैव में आ जाएगा, है ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत दो प्रकार से आएंगे, जिसमें भौतिक और अभौतिक ये भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। भौतिक के अंतर्गत वो आ जाएगा जो निर्जीव है और अभौतिक के अंतर्गत वो आ जाएगा जो सजीव है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन ए भावना और मनोभाव, ऑप्शन बी संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी बच्चे का दृष्टिकोण या ऑप्शन डी लक्ष्य और प्रयोजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति और प्रशिक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो एक जो बालक है उसको कक्षा में रुचि लेने से जो रोकेगा ना, उसकी जो संस्कृति होगी वो और प्रशिक्षण होगा वो। अगर शिक्षकों द्वारा अच्छी तरह से बालकों को सरल तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बालकों में रुचि कहाँ से आएगा जी। और उसका संस्कृति किस प्रकार से है, उसका जो बिहेव है वो किस प्रकार से है, वो भी डिसाइड करता है कि बच्चे का क्लास में रुचि रहेगा या नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ऑप्शन ए विद्यालय पर, ऑप्शन बी परिवार पर, ऑप्शन सी समुदाय पर या ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसका बौद्धिक जो स्वास्थ्य है ना, वो सब पर निर्भर करता है। विद्यालय पर भी, मतलब विद्यालय पे किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, सरल तरीके से खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, नाटकों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, डांस करके पढ़ाया जा रहा है कि केवल केवल थ्योरी पढ़ा दिया जा रहा है, तो ये भी उसके विकास को निर्भर करता है। उसके अलावा परिवार पर ऐसा है कि अगर बालक विद्यालय से पढ़ करके आए तो घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए तो उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है और साथ ही साथ उसका जो मस्तिष्क है उसका भी विकास अच्छे से होगा ना। और उसके अलावा समुदाय पर, मतलब जो उसके आसपास के जो लोग हैं उस पर भी उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है कि कितना वो मैच्योर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति या ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि सब लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को ही लिया होगा। कैसे? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछा है, तो एक जो बालक है ना उसके मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फराडे द्वारा क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए पराह, ऑप्शन बी नार्सिसिज्म, ऑप्शन सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑप्शन डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 19 को मैं आप लोगों को ना अपने लैंग्वेज में सरल तरीके से समझा देता हूँ। एक जो 4-5 वर्ष का एक बालक है ना वो अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे। तो ये जो भावना एक जो बालक है उसका जो उत्पन्न हुआ ना उसके व्यवहार में जो चेंजेज आया वो किसके कारण हुआ है? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नामक एक ना इसके जो हार्मोन्स उत्पन्न हुए ना ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नामक वो हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो एक जो बालक है वो अपने माता के प्रति अधिकतर प्रेम होता है, झुकाव होता है उसके प्रति। तो उसका कारण क्या होगा? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होगा। सेम उसी प्रकार से एक जो 4-5 वर्ष की बालिका है या एक जो बालिका है उसको अपनी माता की अपेक्षा अपने पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसके क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। इन दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को रटना नहीं है। आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो? एक जो बालक है मतलब जो लड़का है वो क्या चलाता है? ऑडी चलाता है। क्या? तो ऑडी गाड़ी को पसंद करता है या चलाता है, ये समझ लेना है ना। बालक क्या करता है? ऑडी गाड़ी को पसंद करता है मम्मी के लिए अपने। उसी प्रकार से एक जो बालिका है वो किसे पसंद करता है? इलेक्ट्रा मतलब इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है ना उसको पसंद करता है एक जो बालिका है वो अपने पिता के लिए। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ट्रिक लगाओगे थोड़े थोड़े ना तब आप लोगों को मेरी कही हुई बात आप लोगों को याद आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग याद रखना। ठीक है, ऑडी गाड़ी किसको पसंद है? तो लड़के को ऑडी गाड़ी पसंद है, किसके लिए? अपने मम्मी के लिए। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक गाड़ी किसको पसंद है? एक लड़की को इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद है, किसके लिए? अपने पिता के लिए। बस इतना याद रखना है आप लोगों को, तो आपका आंसर ईजिली बन जाएगा जी, है ना। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ऐसे आप लोग समझोगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम हो जाएगा, मतलब अपने पिताजी माताजी से जो वो गुण जो लेकर के आएंगे वो उसके विकास को प्रभावित करेगा। उसके साथ साथ वातावरण भी प्रभावित करेगा, चाहे वो गांव में रहे चाहे वो शहर में रहे, वो वातावरण रहेगा ना वो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ खेल और व्यायाम भी ना उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी गैरेट, ऑप्शन सी हॉलैंड या ऑप्शन डी थार्नडाइक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो खाली स्थान के अनुसार बालक के विकास को आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है बोला है। तो वुडवर्थ जो महोदय है ना, मतलब जो मनोविज्ञान है ना, उन्होंने बालक के विकास को आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है ये माना है। ठीक है, तो ये आप लोग का ही कॉपी पे नोट करके रख लीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, या ऑप्शन डी अनुशासन और पौष्टिकता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता और पर्यावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर मैं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 22 को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो एक जो 6 वर्ष की जो बालिका है ना वो खेल कूद में ना असाधारण जो योग्यता है, मतलब औरों से सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। और वजह यह है कि उसके माता पिता भी जो है ना वो भी खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्हें ना प्रशिक्षण के लिए हमेशा वो भेजते हैं सप्ताह में प्रशिक्षण देने के लिए। तो संभव है कि उसका जो वातावरण और आनुवंशिकता है ना, मतलब उसके परिवार का जो आनुवंशिकता हेरिडिटी जो माता पिता का है ना, और पर्यावरण उसका जो माहौल है वो सबसे अच्छा है, बेहतर है उस खेल के लिए। तो इसीलिए ना जी वो बहुत असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर पाता है। तभी ना करेंगे जब उसका वातावरण भी अच्छा रहेगा और आनुवंशिकता मतलब उसके माता पिता को जो गुण है उसमें भी आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आईएमपी लगा कर के इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 23 को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? आप लोगों को ये जो चारों ऑप्शन दिया ना उसमें सही क्रम कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या ऑप्शन नंबर डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट करेक्ट हो जाएगा। अभी भी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 23 अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी सरल तरीके से बता दूं। एक जो बालक का जो जन्म का जो प्रोसेस है, मतलब बालक का विकास किस प्रकार से होता है, बालक किस प्रकार से जन्म होता है या बालक कैसे बनता है ना, तो उसका प्रोसेस को इसमें बताया गया है, बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एक जो फीमेल है उसका अंडाणु और एक जो मेल है उसका शुक्राणु दोनों मिलकर के युग्मनज को जन्म देता है, मतलब प्रोसेस करके युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज जो है ना वो आगे चल करके ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो एक शिशु के रूप में गर्भ में धारण होता है, मतलब एक शिशु का जो बॉडी है, जो शरीर है वो बनाने में विकसित करता है, मतलब जो एक जो बालक का जो बॉडी है वो बनता है इसके माध्यम से, है ना। तो ये जो बच्चे का जो जन्म का प्रोसेस है उसे बताया गया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट ही करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट करके रख लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन ए आनुवांशिक रचना, ऑप्शन बी वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी ए और बी का संयोजन, ऑप्शन सी मनोसामाजिक कारक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का संयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है, मतलब कोई भी जो बालक है ना वो प्रतिभाशाली कैसे बनता है। तो प्रतिभाशाली बनने का जो कारण है सबसे पहला आनुवांशिक संरचना, मतलब माता पिता की जो इंटेलिजेंसी है उसके जो गुण है उसके कारण होता है, और दूसरा वातावरण का अभिप्रेरणा। अगर किसी बच्चे का जो माता पिता है वो जन्म से ही ना मतलब पहले से इंटेलिजेंट होगा, पहले से ही
दक्षता होगा उसको सिखाता रहेगा, है ना, तो उसका वातावरण ही अच्छा रहेगा, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा नहीं जी, हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के जो ना अंतिम प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न क्रमांक 25 को। सबसे पहले आप आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी, अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या ऑप्शन डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू वातावरण से प्रभावित होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बोला है। तो मैंने आप लोगों को शुरुआती में ही थ्योरी में बताया था ना कि जो बालक के जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो प्रकार के कारक होते हैं। सबसे पहला आनुवंशिकता और दूसरा जो है वो वातावरण। दोनों के दोनों जो विकास है वो उसको प्रभावित करता है, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम होते तक की सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर टाइम पे आप क्लास ले पाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।